तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान सेतु में। वीकली करंट अफेयर्स को हम जो है डिस्कस कर रहे थे, स्पेशली ई बुलेटिन के माध्यम से जो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 15 से लेकर 23 सितंबर 2025 का जो करंट अफेयर्स है उसको। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज देखते हैं। पहला इसमें है कि भाई जो ई भुगतान योजना है इसको कृषक उपहार योजना में शामिल करें। ठीक है, पहला प्रश्न तो यही बनता है कि भाई ई भुगतान को किस में मर्ज किया गया, कृषक उपहार में। दोनों को समझेंगे। ई भुगतान योजना में क्या है कि जो व्यापारी है, जब किसान अपनी फसल बेचने जाता है तो व्यापारी जो है वो ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करता है। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई ई भुगतान योजना। अब आती है कृषक उपहार योजना। तो देखिए, कृषक उपहार योजना में क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म है ई नेम। किसान जो होता है वो अपनी फसल को ई नेम प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है वो बेचता है। और जब किसान अपनी फसल को ई नेम के माध्यम से बेचेगा तो उसको मिलते हैं कूपन। ठीक है, और ये जो कूपन है, इन्हीं कूपन को आधार बनाकर राजस्थान में कृषक उपहार योजना लागू की गई है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो कूपन होते हैं, इन कूपन के माध्यम से जो है उनको लॉटरी से निकाला जाता है। और लॉटरी के माध्यम से 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रथम पुरस्कार के रूप में 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और तीसरे पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? सिर्फ किसानों को। कौन सी स्कीम के तहत? कृषक उपहार योजना के तहत। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि कृषक उपहार योजना में मर्ज कर दिया किसको? ई भुगतान योजना को। ठीक है, ई भुगतान योजना का संबंध किससे था? व्यापारी वर्ग से था। तो अब क्या होगा कि ये जो व्यापारी ऑनलाइन भुगतान करेंगे इनको भी कूपन दिया जाएगा। ठीक है, और इस कूपन के तहत जो लॉटरी से जो आवंटन होता था, लॉटरी से जो राशि दी जाती थी, जो उपहार दिए जाते थे, वो सिर्फ किसानों को ही नहीं देकर अब किसको भी देंगे? अपने इनको व्यापारियों को भी दी जाएगी। तो क्लियर हो गया कि भाई ई भुगतान प्रणाली को किसमें मर्ज कर दिया गया? कृषक उपहार योजना में। ठीक है, और कौन कौन से मिलते हैं? 2.5 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। 2.5 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख, 3 प्रकार के उपहार मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अगला देखो, अगला क्या है? जनगणना से रिलेटेड है। भाई अपनी जो जनगणना है 2027 की, उसमें से 2-4 चीजें यहाँ पे मेन दी गई है। पहली चीज क्या है कि भाई राज्य स्तरीय समिति जनगणना के लिए जो स्टेट लेवल कमेटी होगी उसका अध्यक्ष कौन होता है? उसका आपको ध्यान रखना है। उसका अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव। कुछ लोगों के दिमाग में होता है भाई मुख्यमंत्री होते हैं, और डायरेक्ट पूछते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन है, और इसमें ऑप्शन में भी आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो भ्रमित नहीं होना है। सीएस जो है, चीफ सेक्रेटरी जो है, वो इसके अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे पता रखिए कि जो जनगणना होगी वो डिजिटल माध्यम से होगी, यानी पूरी तरह से पेपरलेस होगी। किसी प्रकार के कागज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब इसकी प्रोसेस चलेगी, देखो प्रक्रिया के दौरान, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, ठीक है, ड्यूरिंग टू प्रोसेस जब चलेगी तो इसकी जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, यानी राज्य की जो भी प्रशासनिक इकाई है, कौन कौन सी? जैसे मान लीजिए तहसील है, जिला है, पंचायत है, ये ब्लॉक है, ये प्रशासनिक इकाइयां होती है। तो इन प्रशासनिक इकाइयों में किसी प्रकार का फेर बदल, सीमा परिवर्तन इसके अंदर नहीं होगा। भाई जनगणना जब स्टार्ट होगी, एक बार एक गांव की सीमा यहां तक लगती है तो वहां तक ही लगती है, उसमें फिर आगे कोई चेंज जो है वो इसमें नहीं किया जाएगा। ये चीज इसमें कही गई। अब बात आती है स्टार्ट की। तो स्टार्ट कब होगी भाई जनगणना की? अगर स्टार्ट की बात हम पूछे तो भारत के लेवल पे ये जनगणना 1 मार्च 2027 को शुरू होगी। 1 मार्च 2027 से स्टार्ट होगी। ठीक है, लेकिन कुछ जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें जनगणना में लगना है समय। तो पहाड़ी राज्यों में जो है ये जनगणना आपकी 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगी। पहाड़ी राज्यों में कब से शुरू करेंगे? 1 अक्टूबर 2026 से, और इनमें करेंगे 1 मार्च 2027। यहाँ लिख रखा है कि जनगणना 1 मार्च 2027 से देश भर में स्टार्ट होगी।
ठीक है। लेकिन जो पहाड़ी राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड है, इनके अंदर ये जो प्रक्रिया है वो अक्टूबर 2026 से स्टार्ट कर दी जाएगी। अब इसमें ये जो आपकी जनगणना होगी, इस जनगणना के जो चरण है उनके बारे में देखो। देखो जनगणना आपकी 2 चरणों में पूरी होगी। प्रथम चरण में क्या होगा आपके प्रथम चरण के अंदर देखो क्या, प्रथम चरण के अंदर हाउस लिस्टिंग और इन्वेंट्री कलेक्शन, यानी घरों का सर्वे। प्रथम चरण में घरों का सर्वे होगा। और जो सेकंड चरण होगा, जो दूसरा चरण होगा, इसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक जनगणना होगी, सामाजिक और जातिगत जनगणना होगी। ठीक है, तो 2 चरणों में पूरी होगी। जनगणना आपको समझ में आ गई होगी। 1 मार्च 2027 से स्टार्ट करेंगे, मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, पहाड़ी राज्यों में अक्टूबर 26 से स्टार्ट हो जाएगी, और जब ये काम चलेगा उस समय किसी सीमा में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। अब देखो वर्तमान में चल रहे हैं शिविर। ठीक है, तो 2 प्रकार के शिविर हैं, एक शहरी सेवा शिविर और एक है ग्रामीण सेवा शिविर। शिविर के बारे में क्या होगा, सारी बातें हमने कर रखी है। अब यहाँ पे बात करेंगे शुरुआत की। पहला प्रश्न यहां से निकलता है कि भाई प्रारंभ कब हुआ। शहरी सेवा शिविर का शुरुआत कब हुई? 17 सितंबर को। तारीख याद है, जगह भी याद कर लो। सामुदायिक केंद्र मालवीय नगर जयपुर। आपको सिर्फ मालवीय नगर जयपुर याद रख लेना। मालवीय नगर जयपुर से तो किस स्कीम की शुरुआत करी? शहरी सेवा शिविर की। ठीक है, फिर आता है ग्रामीण सेवा शिविर। ये भी कब शुरू हुआ? ये 17 सितंबर से। इसकी भी आपको जगह याद होनी चाहिए। ठीक है, कहां से स्टार्ट हुआ? तो भाई टोडा बाटा ग्राम पंचायत का गांव है बिराजपुरा। टोडा बाटा ग्राम पंचायत का गांव है बिराजपुरा, जो किस पंचायत समिति में पड़ता है? बस्सी पंचायत समिति जयपुर के अंदर पड़ता है। याद रह जाएगा, ग्राम पंचायत टोडा बाटा, गांव बिराजपुरा, पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर के अंदर जो है ये पड़ता है। वहां से स्टार्ट हुआ कौन सा? ग्रामीण सेवा शिविर। ठीक है, अब ग्रामीण सेवा शिविर की अवधि की अगर हम बात कर लें, तो अवधि में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये तब तक चलेंगे जब तक अंतिम ग्राम पंचायत में आपका वो नहीं हो जाता, क्या कैंप नहीं हो जाता, शिविर नहीं हो जाता। लेकिन शहरी जो है उसकी अवधि है, शहरी आपके आपके चलेंगे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। ठीक है, दोनों की जगह याद हो जाएगी। फिर चलते हैं आगे। अगला देखो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। देखो सबसे मोस्ट ये स्कीम है, सबसे मोस्ट चीज है। क्यों? क्योंकि बहुत ही बड़े लेवल पर इसको जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत की बात करें तो वही 17 सितंबर। 17 सितंबर को हर क्यों हो रहा है, हर चीज क्यों हो रही है? तो इसका कारण यह है कि अपने जो पीएम है मोदी, उनका क्या था? जन्मदिन था, अपने प्रधानमंत्री का जन्मदिन था। इसलिए जो भी चीजें हैं वो क्या स्टार्ट की जा रही है? 17 सितंबर को स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, 17 सितंबर को यानी स्टार्ट किया। कहां से किया? तो 17 सितंबर को इंदौर से जो है इसकी शुरुआत की गई। किसके द्वारा? माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा। ठीक है, अब ये जो शुरुआत इन्होंने की, इसके साथ साथ इन्होंने 8वां पोषण सप्ताह, 8वें पोषण सप्ताह की भी शुरुआत की। ये भी चलेगा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। ये कब चलेगा? 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। और इसके दौरान पूरे भारत में 75,000 हेल्थ कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज्ड किए जाएंगे। हेल्थ कैंप 75,000 हेल्थ कैंप बी ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, तो इस टाइम के अंदर जो है वो 75,000 जो है वो हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो महिलाएं हैं उनके उनसे संबंधित जो बीमारियां हैं उन बीमारियों का सर्वे किया जाएगा। जैसे एनीमिया से संबंधित कोई बीमारी, ये एनीमिया का ट्रैकिंग करने के लिए है। ठीक है, तो उनका सर्वे होगा। सबसे पहली चीज याद रखनी है कि भाई स्टार्ट कहां से किया? तो अपने इंदौर से। अब राजस्थान में आते हैं, तो राजस्थान में 2 चीजें ध्यान रखनी है, थैलेसीमिया कुटुंब योजना और एक मन दर्पण कार्यक्रम। ठीक है, इनको और देखो। थैलेसीमिया कुटुंब योजना राजस्थान की बात करेंगे। थैलेसेमिया
कुटुंब योजना और दूसरा कार्यक्रम था मन दर्पण कार्यक्रम। अब देखो क्या होता है, थैलेसीमिया कुटुंब में क्या होता है, थैलेसीमिया एक बीमारी है जिसमें रक्त का अभाव हो जाता है। ये जो जिन बच्चों में होती है उनमें क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, रक्त का अभाव हो जाता है। तो एक संस्था जो इन्होंने कहा कि भाई एक जो संस्था है वो एक बच्चे को क्या लेगी, गोद लेगी, ठीक है, और एक बच्चे के लिए जो रक्त की आवश्यकता है, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए रक्त की आवश्यकता को क्या करेगी, पूरा करेगी। थैलेसीमिया कुटुंब योजना के तहत एक संस्था जो है वो रक्तदान के माध्यम से, ठीक है, ब्लड डोनेशन के माध्यम से ब्लड जुटाएगी और जो बच्चा है उसकी आवश्यकता की क्या करेगी, पूर्ति करेगी। तो लगभग 13 से 15 यूनिट ब्लड जो है उसमें आवश्यकता पड़ती है और 13 से 15 यूनिट ब्लड की जो आवश्यकता होगी वो उस संस्था द्वारा पूरी की जाएगी, ठीक है। मन दर्पण कार्यक्रम, इसमें क्या है, देखो मन दर्पण कार्यक्रम क्या है कि जो मानसिक स्वास्थ्य है ना उससे संबंधित है। मन दर्पण कार्यक्रम का संबंध किससे है, मानसिक स्वास्थ्य से। अरे पागल हो जाने से, मेंटल जो हो जाते हैं ना, उससे रिलेटेड चीज है कि कोई आदमी पागल नहीं हो, मेंटल नहीं हो, उसके लिए जो है ये मन दर्पण कार्यक्रम। तो राजस्थान के दोनों आगे समझ में। अब चलते हैं आगे। देखो कुछ डेटा यहाँ पे दिए गए हैं सुजस में, जो ऑथेंटिक डेटा होते हैं, सरकार के द्वारा जारी किए हुए होते हैं और परीक्षा में स्टेटमेंट के रूप में पूछे जाते हैं। तो एक तो अपनी चलती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके तहत ये कह रहे हैं कि अब तक 4 करोड़ माताओं को हमने 19,000 करोड़ रुपए की सहायता दे दी। आपको पता ही है पीएम मातृ वंदना में क्या होता है, जब प्रथम संतान पैदा होती है तो 5,000 रुपए दिए जाते हैं। और इन्होंने कहा कि इस जो अब तक ये स्कीम चली है, तो इस अब तक की स्कीम में हमने 4 करोड़ माताओं को दे दिए कितने, 19,000 करोड़ सहायता। क्लियर, 4 करोड़ माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत कितनी राशि दे दी, 19,000 करोड़ की राशि अब तक दी जा चुकी है, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर देखो दो डेटा बहुत अच्छे हैं, ये डेटा हर जगह पूछे जा रहे हैं और हर जगह इनका इतना प्रचार हो रहा है कि आप मान के चलो अगली परीक्षाओं में है कहीं ना कहीं जरूर। कौन कौन सी, एक तो राजस्थान की मातृ मृत्यु दर MMR, ठीक है, वो हो गई है 86 प्रति लाख जीवित जन्म, ठीक है, 86 प्रति लाख जीवित जन्म। भाई 1 लाख जीवित जन्म होते हैं ना, 1 लाख जीवित जन्म, उसमें राजस्थान में 86 माताएं मर जाती है, 86 माताएं, 1 लाख जीवित जन्मों पे 86 माताएं मर जाती है, ठीक है। और संस्थागत प्रसव जो है वो 95%, तो ये लगभग आपका है 94.6% है, ठीक है, तो लगभग 95% है। तो दो डेटा आपने को ये याद रखने हैं, ठीक है। फिर हमने बात करी थी कि थैलेसीमिया का से पीड़ित जो बच्चा है उसको जो 15 से 20 यूनिट ब्लड की जो आवश्यकता होगी, वो यूनिट जो है वो एक संस्था रक्तदान करेगी, उसके माध्यम से अवेलेबल करवाएगी। इसके साथ साथ हमने करी बात करी कि 8वां जो पोषण सप्ताह पखवाड़ा था उसका शुभारंभ किया गया, कब से किया गया, तो हमने इसकी बात कर ली भाई 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो है वो इसकी शुरुआत की गई। जहां पे एक चीज और बताई गई है कि पिछला जो पोषण पखवाड़ा 2025 था, 2025 का जो पोषण पखवाड़ा था, इसके अंदर राजस्थान ने जो है वो देश में पहला स्थान प्राप्त किया, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ एनीमिया स्क्रीनिंग में भी राजस्थान ने लगभग 50,000 बच्चियों की एनीमिया स्क्रीनिंग करके पहला स्थान प्राप्त किया है। तो पिछले पोषण पखवाड़े में प्रथम स्थान था और एनीमिया स्क्रीनिंग में भी अपना पहला स्थान था। फिर देखो स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम, अगला है स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम। ये मानसरोवर जयपुर से शुरू किया गया, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे कंक्लूजन करना है, अपने को ये देखना है कि भाई ये 17 सितंबर से इतने प्रोग्राम स्टार्ट किए सरकार ने, तो क्या क्या है, एक शॉर्ट में ये हो जाए। तो सबसे पहले देखो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, ये जो है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, ये क्या है, इसको नाम दिया है इन्होंने सेवा पर्व पखवाड़ा,
17 सितंबर से 2 अक्टूबर को क्या नाम दिया गया है? सेवा पर्व पखवाड़ा नाम दिया गया। ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी। अब इस सेवा पर्व पखवाड़े में क्या क्या स्टार्ट किया? सबसे पहले स्टार्ट किया आपने ग्रामीण सेवा शिविर। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ग्रामीण सेवा शिविर। कब से स्टार्ट किया? 17 सितंबर से स्टार्ट किया। ठीक है, और इसके किस जगह से किया? तो ग्राम पंचायत का नाम आया था टोडा बाटा। ठीक है, और जगह का नाम था बिराजपुर। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने स्टार्ट किया ग्रामीण सेवा शिविर के बाद में हमने दूसरी चीज क्या शुरू की? दूसरी चीज देखो भाई हमने शुरू कर ली है, चलो यहां लिखते हैं। दूसरी चीज शुरू करी शहरी सेवा शिविर। शहरी सेवा शिविर, भाई शहरी सेवा शिविर आपने कहां से स्टार्ट किया? तो शहरी सेवा शिविर हमने याद करो 17 सितंबर को किया था और 2 अक्टूबर तक चलेगा। तारीख इसकी फिक्स है, इसकी तारीख फिक्स नहीं थी। 17 सितंबर से किया था, 2 अक्टूबर तक चलेगा। किस जगह? मालवीय नगर जयपुर। मालवीय नगर जयपुर से किया। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगली चीज अपने आती है स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम ये कब से किया? ये 17 सितंबर से किया। ठीक है, और कब तक चलेगा? 2 अक्टूबर तक चलेगा। ये भी कहां से किया? मानसरोवर जयपुर। मानसरोवर जयपुर से किया। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद में अपने क्या बच गया भाई? शहरी ग्रामीण सेवा शिविर हो गया, शहरी सेवा शिविर हो गया, स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम हो गया। उसके बाद में हुआ 8वां पोषण सप्ताह। 8वां पोषण सप्ताह है। 8वां पोषण सप्ताह आपने कब शुरू किया? आपने किया भाई 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। ठीक है, और कहां से शुरू किया? इंदौर से पीएम ने जो है वो इसकी शुरुआत की। तो भाई 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक का जो टाइम है उसका नाम क्या है? सेवा पर्व पखवाड़ा सबसे मोस्ट चीज है। और नरेंद्र मोदी जो है अपने प्रधानमंत्री, उनका जन्मदिन है और इसी उपलक्ष्य में 17 सितंबर से सरकार के द्वारा ये सारे कार्यक्रम चालू किए गए। आपकी परीक्षाओं में एक ना एक जरूर पढ़ने वाला है। ठीक है, तो वहां से आप ये जरूर याद रख लें। चलो फिर चलते हैं आगे। अब देखो अगली है शेखावाटी हवेली। शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना। देखो बजट में सरकार ने घोषणा की थी, बजट 25-26 के अंदर, कि शेखावाटी की जो हवेलियां हैं उनको संरक्षित किया जाएगा, उनको प्रोटेक्शन किया जाएगा, हेरिटेज के अवार्ड दिए जाएंगे। तो 662 हवेली, ये संख्या याद रखनी है। इन्होंने लिखा विरासत के संरक्षण और पर्यटन विकास के लिए ज्वाइंट कमेटी गठित करेंगे। ठीक है, विरासत के संरक्षण और पर्यटन विकास के लिए एक ज्वाइंट कमेटी गठित की जाएगी। अब तक 662 हवेलियां, 662, ये संख्या याद रखे भाई, ये पूछे जाने लायक चीज है इसमें। 662 हवेलियों को जो है वो क्या दिए गए हैं? हेरिटेज प्रमाण पत्र दे दिए गए। 662 हवेलियों को क्या दे देंगे? हेरिटेज प्रमाण पत्र दे देंगे। कितनी की? 662 को। ठीक है, और एक इन्होंने दिया है कि भाई जो शेखावाटी है उसमें टूरिज्म बढ़ रहा है। पिछले 6 महीने के अंदर 90 लाख तो देशी लोग आए, 33,000 विदेशी पर्यटक यहाँ पर आए हैं। इसके साथ साथ 2 मंदिर विशेष है यहाँ पे। एक आपका खाटू श्याम जी का मंदिर और दूसरा है सालासर बालाजी का मंदिर। ये कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि इन मंदिर को जो है वो पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार क्या कह रही है कि ये जो मंदिर है इनको किस रूप में विकसित किया जाएगा? पर्यटन केंद्र के रूप में। कौन कौन से मंदिर है शेखावाटी के? खाटू श्याम जी और सालासर। ठीक है, इनको पर्यटन केंद्र के रूप में विकास किया जाएगा। खाटू श्याम जी मंदिर पड़ता है आपका सीकर में और सालासर बालाजी मंदिर पड़ता है आपका चूरू में। ये भी ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हो गया शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना। आगे चलते हैं। अब देखो शौचालय निर्माण से संबंधित कुछ डेटा यहाँ पे दिए हैं। 2 अक्टूबर 2014 को 2 अक्टूबर 2014 को जो है वो स्वच्छ भारत मिशन SBM की शुरुआत की गई थी। ठीक है,
एसबीएम की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 2014 को। सरकार कह रही है कि भाई जब 2014 में शुरुआत की गई तो राजस्थान में मात्र 38% घरों में शौचालय थे, 38% घरों में शौचालय थे। हमने अब तक कितने बनाए? 11 करोड़, और 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके ये जो आंकड़ा जो था 38% का, 38 से हम पहुंच गए 100%। तो भाई 2-3 चीजें याद रख लो। शुरुआत करी 2 अक्टूबर 2014 को, उस टाइम पे 38% लोगों के पास शौचालय थे, वर्तमान में 100% के पास है, और कितने बढ़ा दिए हमने? 11 करोड़। ठीक है, तो शौचालय से संबंधित ये चीज याद रखनी। फिर है कि माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, सबसे बड़ा इवेंट, पक्का प्रश्न अगले पखवाड़े में हम देखेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, आधा घंटा इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भाई राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। 25 सितंबर को जो है वो पीएम के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। 25 सितंबर को पीएम के द्वारा इनका उद्घाटन किया जाएगा। हम पढ़ रहे हैं 23 तारीख तक का, तो वो बाद में देखेंगे 25 तारीख वाले उसमें पखवाड़े में पूरे डिटेल से देखेंगे। तो ये कौन सा है? राजस्थान का दूसरा है। तो राजस्थान का पहला कौन सा है? कमेंट्स में बताना जो भी देख रहे हैं कि राजस्थान का पहला परमाणु बिजली घर, ये दूसरा है नापला, तो पहला कौन सा है? फिर चलते हैं नमो टॉय बैंक। सीधा सा पूछा जाता है किस जगह पर है, तो जगह का नाम है गुमानपुरा परिधान उपहार केंद्र। कहां पे पड़ता है? आपका कोटा में। और अपने जो ओम बिरला जी हैं उन्होंने इसका क्या किया? उद्घाटन किया है, नमो टॉय बैंक। अब इस नमो टॉय बैंक की विशेषता क्या है? देखो, ये नमो टॉय बैंक की विशेषता ये है कि जिन बच्चों के पास में खिलौने नहीं है, दो कैटेगरी होते हैं। एक तो बच्चे जो होते हैं, एक तो ऐसे होते हैं जिनके पास में खिलौने यस, और एक होता है नो। जिन बच्चों के पास में खिलौने होते हैं और जिन बच्चों के पास में खिलौने नहीं है, दोनों में फर्क होता है। ये लोग सक्षम होते हैं। तो यहाँ नमो टॉय बैंक जो है वो इसलिए बनाया गया है कि जिन बच्चों के पास में खिलौने हैं, ये इस बैंक को क्या करेंगे? इस बैंक को अपने खिलौने भेंट कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास खिलौने हैं वो उन खिलौनों को इस नमो टॉय बैंक को भेंट कर देंगे। और ये जो जरूरतमंद बच्चे जिनके पास खिलौने नहीं है, ये बैंक इन बच्चों को ये खिलौने दे देगा। तो यह भी खुश हो जाएंगे और ये भी खुश हो जाएंगे। तो समझ में आ गई अपने को लीला कि विद्यालय बच्चे उन बच्चों को खिलौने भेंट कर सकेंगे जो संसाधनों से वंचित है, यानी बैंक में जमा करा देंगे। जैसे अपन ने पढ़ा ना, अपन ने देखा होगा ना, भलाई की भीत शहर में लगी होती है, नगर पालिका का कंसेप्ट था भलाई की भीत। आपके पास जो कपड़े हैं वो कपड़े अगर आप नहीं पहन रहे हो, या फिर आप ये चाहते हो कि भाई मुझे दान करना है, तो कोई भी व्यक्ति जो है जाके उस भलाई की भीत पे कपड़े रख के आ सकता है। ठीक है, जिस व्यक्ति को आवश्यकता होगी वो वहां आएगा और उस जगह से अच्छे अच्छे कपड़े जो उसे पसंद है वो 1, 2, 3 जो भी है वो लेकर चला जाएगा। ऐसा नहीं कि वो बेचने लग जाएगा, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से 2 कपड़े उसको चाहिए तो 2 कपड़े ले जाओ। ठीक है, इसी तर्ज पे इन्होंने बताया कि जिन बच्चों के पास खिलौने हैं और वो दूसरे बच्चे जिनके पास नहीं है, उनको अगर वो हेल्प करना चाहते हैं तो इस नमो टॉय बैंक के अंदर जो है वो बच्चे जमा कराएंगे और यहाँ से ये जो बच्चे हैं जिनके पास वंचित बच्चे हैं उनको खिलौने उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये नमो टॉय बैंक जगह जगह का याद रखें, गुमानपुरा परिधान के अंदर। कहां पे पड़ता है? कोटा में। फिर आगे चलते हैं, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विधेयक 2025। देखो, अपने अभी विधानसभा हुई थी तो विधानसभा में कुछ विधेयक पारित हुए, तो उसमें से एक ये भी था। इसका मंत्रिमंडल में अनुमोदन किया गया, सॉरी विधानसभा में नहीं, इसका मंत्रिमंडल में अनुमोदन किया गया है। इससे क्या होगा कि जो प्रतिभाशाली युवा है उनको प्रशिक्षण, खेल के उपकरण और कोच उपलब्ध करवाने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है कि जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली युवा हैं स्पोर्ट्स के अंदर, उनको उपकरण दिए जाएंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनको जो कोच जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसका प्रावधान इसके अंदर किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस पर शोध किया जाएगा। भाई जो पूरा विधेयक है वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उनको कैसे यूज किया जाए और जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे बेटर किया जाए, उस पर जो है
वो शोध भी इसके तहत किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इसको अनुमोदन किया है। एक देखो दूसरा, राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम संशोधन, मंत्रिमंडल ने इसका भी अनुमोदन किया गया। अब इसमें क्या संशोधन किया गया है, तो पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है कि कौन से नियम में, राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, ठीक है, उसके अंदर संशोधन किया गया है। तो 1966 का नियम था 67, इसमें ये मोस्ट है। आजकल इनका ट्रेंड बदल गया, आजकल परीक्षा में पूछने का ट्रेंड बदल गया। क्या हो गया, जैसे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सेवक का नाम ग्राम विकास अधिकारी कब रखा गया, ये तो सबने याद कर लिया, लेकिन किस धारा में परिवर्तन हुआ ये याद नहीं। और उन्होंने क्या पूछा, 2 बार धारा पूछी, आरएस प्री में 2 बार धाराएं पूछी। तो हमें याद रखना है कि पेंशन नियम 1966 का जो नियम 67 है ना, उसमें चेंज किया गया। और क्या चेंज किया गया कि पहले जो है वो पारिवारिक पेंशन मिलती थी 30%, पहले पारिवारिक पेंशन मिलती थी 30%, अब उसको बढ़ा के 50%, उस पारिवारिक पेंशन को बढ़ा के कितना कर दिया, 50, 32 50 कर दिया। और अपना 1966 का है आपका 67, याद रह जाएगा नियम। और अब जो चेंज हुआ वो, अब आओ राष्ट्रीय सह उन्मूलन कार्यक्रम। देखो टीबी मुक्त भारत स्कीम चल रही है, टीबी मुक्त भारत, ठीक है। ये जो टीबी मुक्त भारत स्कीम चल रही है ना, इस टीबी मुक्त भारत स्कीम के तहत राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है 2025 तक क्षय रोग को खत्म करना। भाई भारत से 2025 तक, ये टारगेट याद रखना कि अपना टारगेट कब तक का है, अपना टारगेट है 2025 तक हम क्षय रोग को बिल्कुल क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। भारत में टीबी का 1 भी % नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसके तहत क्या है, एक तो निक्षय मित्र पहल, अब इसको खत्म करने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना, तो पहला काम तो क्या है, निक्षय मित्र पहल। क्या है, यह टीबी के इलाज के लिए अतिरिक्त निदान, पोषण और व्यावसायिक सहायता सुनिश्चित करता है। यानी इसके तहत एक निक्षय पोषण किट दिया जाता है, निक्षय पोषण किट किया जाता है निक्षय मित्र पहल के तहत। ये क्या करते हैं, इसमें पोषण के माध्यम से उसके जो शारीरिक विकास है उस पर प्रभाव पड़ता है, और इसके साथ साथ ये क्या करता है, व्यावसायिक सहायता सुनिश्चित करता है। मतलब हर तरह से व्यक्ति को जो है वो सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। एक होता है निक्षय मित्र दाता, सरकारी प्रयासों के पूरक के लिए टीबी के खिलाफ प्रतिक्रिया में तेजी लाने हेतु तो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए व्यक्तिगत दाता के लिए समस्त स्तरों पर सहायता करते हैं। तो 2 पहल होगी, एक होगी निक्षय मित्र और एक होगी निक्षय मित्र दाता, ठीक है। और एक हो गया निक्षय डिजिटल पोर्टल। ये जो पोर्टल है इसके माध्यम से उनका जो डेटा है उस डेटा को मेंटेन किया जाता है, डेटा का ध्यान रखा जाता है। तो हमें मेनली इसमें याद क्या रखना है कि टीबी मुक्त भारत अभियान का टारगेट क्या है, तो 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना ही इसका टारगेट है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। तो देखिए ये आपका हो गया पूरा भाई, ठीक है। इस सप्ताह का करंट अफेयर्स पूरा हो गया। नेक्स्ट वीक का जो है वो फिर लेके आएंगे। उसके बाद में सितंबर में जो है वो जैसे ही महीना पूरा होगा, नेक्स्ट डे जो है वो पूरे मंथ का आपको करंट अफेयर्स वापस तैयार कराया जाएगा एक्स्ट्रा इनपुट के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।